हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले इकोनॉमिक सीरीज को, जिसमें कि आज हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम पार्ट 3 के बारे में। इसमें कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, लाइक ये एनपीए क्या होता है, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, सरफेस एक्ट क्या होता है, आईबीसी कोड क्या होता है 2016 वाला। तो किस फॉर्मेट में अच्छे से कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप पहले उसको देखिए, क्योंकि एक बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 में हमने बेस बनाया, फिर हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ा, और पार्ट 3 में हम जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहले, अगर उससे पहले हम बताऊं बैंकिंग कैसे परफॉर्म करता है। बैंक एज एन इंटरमीडिएट परफॉर्म करता है। बैंक क्या करता है, डिपॉजिट्स लेता है और इन द फॉर्म ऑफ लोन्स ये आगे देता है। बैंक इनको क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है और इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, इनसे इंटरेस्ट क्या करता है, ये इंटरेस्ट देते हैं। बैंक इनको देता है और ये बैंक को देता है, और जो इसका डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। बैंक एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के तौर पे काम करता है। यस, जिसको जरूरत है वो लोन लेते हैं, और जिनको जरूरत नहीं है पैसों की, तो ये हेल्प करता है मोबिलाइज करने में फंडिंग, सेविंग्स को। सेविंग्स को क्या करने में हेल्प करता है, मोबिलाइज करने में हेल्प करता है सेविंग्स। तो इससे इकोनॉमी चलती है। यस, तो फिर ये जो लोग लोन लेते हैं, जो भी लोग लोन लेते हैं, तो लोन जो है टू टाइप्स के होते हैं। लोन्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। हम सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने फील भी किया होगा और लिया भी होगा। एक सिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। इस अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसमें सिक्योर्ड लोन मीन्स सिक्योर्ड जब बन जाता है, जब कोलेट्रल बैंक लेते हैं, और इसमें कोलेट्रल नहीं लेते। अभी कोलेट्रल क्या होता है, सपोज करो कि मैंने एक हाउसिंग के लिए लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया मैंने। ठीक है, बैंक ने मुझे लोन दे दिया, बट एज अ कोलेटरल अगर मैं डिफॉल्ट कर जाती हूँ इस लोन में, तो बैंक के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि वो अपना लोन का पैसे रिकवर कर सके। तो इसके लिए क्या होगा, ये कोलेटरल रखेंगे। और कोलेटरल क्या होगा, मैंने हाउसिंग के लोन लिया है, तो हाउसिंग के जो प्रॉपर्टीज के पेपर होंगे वो बैंक के पास जाएंगे, और वो कब खत्म होंगे, जब मेरी प्रिंसिपल अमाउंट और मैंने इंटरेस्ट के साथ सारा पैसा इंस्टॉलमेंट में दे दिया हो, तभी खत्म होगा। तो उसके बाद वो मेरा हो जाएगा। तब तक के लिए बैंक अपने पास रखते, क्योंकि उसको रिकवर करने के लिए वो अपना पैसा रिकवर कर सकते। अब नहीं पता ना कि कौन डिफॉल्ट कर जाए, इसीलिए कोलेटरल की जरूरत होती है। कोलेटरल जो है कितनी चीज रखी जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिक्योर लोन और अनसिक्योर्ड लोन की, कोलेटरल इसमें रिक्वायर्ड होता है। एसेट्स जैसे कि होम हो गया, कार के पेपर्स हो गए, वो क्या प्लेस किए जाते हैं। ये लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि इसमें जो है हमने कोलेटरल रख रखा है। बट अनसिक्योर्ड लोन में बेस्ड ऑन क्रेडिट वर्दीनेस होता है, इसमें ग्रेटर रिस्क होता है डिफॉल्ट करने का भी, और ग्रेटर रिस्क होता है फॉर लेंडर्स। इसमें डिफॉल्ट करने का भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बट क्रेडिट वर्दीनेस को दे दिया जाता है। बहुत अच्छा जो है लोन की हिस्ट्री चल रही है कि आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है, उस बेसिस पे जो है अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है। और इसमें जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है, और इसमें इंटरेस्ट रेट एज कंपेरिजन टू सिक्योर्ड लोन में बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। मीन्स अगर मुझे लोन मिला तो मुझे इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। मैंने लोन लिया तो मुझे इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कांस्टेंट होगा, मीन्स फिक्स रहेगा थ्रू आउट द पीरियड और थ्रू आउट द लोन टेन्योर। ठीक है, और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट चेंजेस पीरियोडिकली डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन कैसे, लाइक मार्केट कंडीशंस में कैसे, आरबीआई आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, और बैंक इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। जो भी पैसा लिया है बैंक आरबीआई ने इनको प्रोवाइड किया, और ये एज अ कोलेटरल ये भी रखते हैं बैंक के पास। वो क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। यस, तो यही है कि इसको क्या बोलते हैं, इसी सिनेरियो को हम बोलते हैं रेपो रेट।
जो आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है टू द बैंक फॉर, ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं रेपो रेट। और उसमें कोलेटरल की जरूरत होती है, और किसके लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये हम मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस करेंगे रेपो रेट्स वगैरह, तो टेंशन नहीं लेना। अभी मैंने बस एक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू दे दिया जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, बहुत ज्यादा नया नया कॉन्सेप्ट ना लगे। तो इसीलिए रेपो रेट पे डिपेंडेंट होता है एमसीएलआर हो गया, ईबीएलआर हो गया, इस पे डिपेंडेंट होता है। ये जो लिंक किससे होता है, ये कोई भी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक नहीं होता, ये होता है लिंक। मीन्स अगर लोन सस्ता मिल रहा है बैंक को तो आपकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, अगर बैंक को लोन ज्यादा महंगा मिल रहा है तो इंटरेस्ट रेट हमारे महंगे हो जाए। सर्टेनिटी ऑफ ईएमआई क्या होता है, ईएमआई जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में चेंज होते रहेंगे। रिस्क क्या है इसमें, कम है, क्योंकि कोई इम्पैक्ट ही नहीं है मार्केट वोलेटिलिटी का। इसमें हाई रिस्क है कि एकदम से रेपो रेट सपोज करो 5.5 चल रहा था और एकदम से आरबीआई ने कर दिया 7, तो क्या है, अगर मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, मैंने सेविंग ऐसी कर रखी है कि 22,000 अगर मेरी इंस्टॉलमेंट जाती हूँ तो वो एकदम से बढ़कर 24 भी हो सकती है, बट मैं इतना ही पैसा निकालती हूँ, फिक्स्ड इनकम वाले लोग जो होते हैं, तो उनके लिए तो क्या है, रिस्क बढ़ जाता है। यही चीज इसमें लिखी हुई है। कॉस्ट ओवर टाइम मीन्स कैन बी कॉस्टलियर इफ द मार्केट रेट्स फेल। मार्केट रेट अगर कम हो जाते हैं तो इसका कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, समझ गए, इसलिए ये कॉस्टलियर होता है। बट इसमें क्या है, ये कैन भी हो सकता है, मीन्स चीपर भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम चीपर ही रहता है। अगर मार्केट रेट्स राइज हो जाए तो फिर ये क्या है, महंगा हो जाए। ट्रांसपेरेंसी बहुत, वेरी ट्रांसपेरेंट फॉरवर्ड्स नो एग्जैक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट, और इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम रहती है, ये क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क पे जो है लिंक्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी का इसमें लेस फ्लेक्सिबल है, हम स्विच नहीं कर सकते, स्विच करेंगे तो हमें चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी लगेगी। ये फ्लेक्सिबल है, इसमें बेंचमार्क के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट अपने आप सेट हो जाते हैं। प्रेफर कौन करता है तो, जिनको कम रिस्क लेना होता है और फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड टू फॉल, ठीक है। ये हो गया फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करूँ, जो लोन एंड एडवांसेस दे रहे हैं उसमें डिफॉल्ट करते हैं लोग, किसी ने भी डिफॉल्ट किया तो उसी को हम एनपी बोलते हैं। पर इनका क्या क्या क्राइटेरिया है ये हमें जानना है, यस। तो लोन एंड एडवांसेस जो भी बैंक दे रही हैं तो उसमें दो टाइप्स के बनते हैं, एक है स्टैंडर्ड एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये बैंक के लिए एसेट्स ही तो है, लोन दे रहे हैं तो बैंक के लिए क्या एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स कौन कौन से हैं, दो टाइप के हैं ये भी, एक है रेगुलर एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स। रेगुलर, कोई ईएमआई में कोई दिक्कत नहीं हो रही, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो रेगुलर इंसान पे कर रहा है जिसने भी लोन लिया है। स्ट्रेस एसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें तीन टाइप्स आ जाएंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, स्पेशल मेंशन अकाउंट वन एंड स्पेशल मेंशन अकाउंट टू। मीन्स इसमें टाइम पीरियड है, अगर 0 से 30 डेज तक का डिले हो रहा है तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो बोलेंगे। अगर 31 से 60 का डिले हो रहा है, 60 डेज का डिले हो रहा है तो स्पेशल मेंशन अकाउंट वन में आएगा। और अगर 61 से 90 डेज का डिले हो रहा है तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट टू में आएगा। ये तो होगा स्टैंडर्ड एसेट्स की बात। अगर हम बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब से काउंट होंगे, ये काउंट होंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 90 डेज के बाद। 90 डेज के बाद क्या है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाए। अगर कोई भी डिले कर रहा है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 90 डेज के बाद आ जाए। अब इसमें भी तीन टाइप्स हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट, लॉस एसेट। अब इसमें क्या डाउटफुल एसेट में, अगर जो टाइम पीरियड है वो लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स है, मतलब ये एनपीए के टाइप्स,
एनपीए तो मान लिया गया है 90 डेज के बाद। अगर उनको रिकवर करने की कोशिश की गई तो अगर 12 मंथ से ज्यादा, 12 मंथ हो गए हैं, 12 मंथ के बराबर है, उससे कम है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में आएगा। और 12 मंथ से ज्यादा हो गया है, 12 मंथ से ज्यादा हो गया है तो वो डाउटफुल एसेट में आएगा। और फिर इसके बाद लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर 4 इयर्स के बाद, आई होप सो, मुझे याद नहीं आ रहा है इतना, आप चेकआउट कर लीजिएगा। 4 इयर्स के बाद वो लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 4 साल तक कोई रिकवरी नहीं हुई है, 4 साल के बाद तक अभी तक उन्हें ईएमआई पे नहीं की है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉस एसेट्स में। ठीक है, पर इनको रिकवर करेंगे कैसे, ये सब तो पता लग गया कि स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है। अगर हम पढ़ लें कि इसमें जो है, इसमें रेगुलर जो है रिपेमेंट होता है, कोई डिफॉल्ट या ओवरड्यू नहीं होता, जनरेट इनकम और फॉर बैंक्स, ये इनकम जनरेट करते हैं, एसेट्स ही है ना बैंक के लिए तो, क्योंकि लोन किसी को दिया है तो वो वापस मिलेगा उसको, पैसा इन रिटर्न पैसा आएगा उसके पास, वो उसकी इनकम है ना, तो इनकम जो भी होती है वो एसेट्स होते हैं। सब कैटेगरीज मैंने बता दी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, उस स्टैंडर्ड एसेट्स में रेगुलर एसेट होता है जिसमें वो डिले नहीं है। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, 2 मैंने तीनों डिस्कस कर लिए, 1 एंड 2 उसमें टाइम पीरियड होते हैं। इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या है, कोई भी रीपेमेंट नहीं हो रहा 90 डेज तक, इनकम जो है स्टॉप हो गई फॉर बैंक्स, हाई रिस्क ऑफ लॉस, इसमें क्या रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर मेरी इनकम कहीं से बंद हो जाए तो क्या होगा, मुश्किल है ना सरवाइव करना, क्योंकि पैसे की जरूरत है, इनकम से ही सब कुछ होगा ना। अगर बैंकों को भी लॉस ही लॉस हो रहा है तो बैंक डिफॉल्ट कर जाएंगे, इससे क्या है, जो हमारे डिपॉजिट्स रखे हुए हैं बैंक में वो भी तो रिस्क पे है। इसीलिए कॉन्सेप्ट एनपीए का बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है, इसलिए बहुत सारे एक्ट्स लाए गए, लाइक सरफेसी एक्ट लाया गया और आईबीसी एक्ट लाया गया टू रिकवर द लोन्स, कि बैंक को कम से कम लॉस हो, एनपी कम से कम हो। ठीक है, सब कैटेगरीज में पढ़ ली, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट्स, अनरिकवरेबल। 12 मंथ्स के बाद तक हो गया ओवर तो वो डाउटफुल एसेट में आ गया, और 12 मंथ से कम या उसके बराबर है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि लोन को कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो वो है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट क्या कहता है कि अगर लोन की अगर हमें रिकवरी करनी है विदाउट द कोर्ट ऑर्डर, तो वो आगे चल के जो है बैंक जो है वो एक्शन ले सकता है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में क्या होता है कि मैकेनिज्म और अगर प्रोसेस फ्लो देखें, तो अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, वो एनपी क्लास एनपीए हो गया उसका, तो 60 डेज का नोटिस जाएगा पहले। 60 डेज के नोटिस में अगर उसने पे नहीं किया, जो भी बाकी का इंस्टॉलमेंट्स थे और बाकी की इंटरेस्ट थी वो पे नहीं करी, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, उसका जो है असेट पोजेस कर दिया जाए, वो अपने बैंक जो है उसमें ताला लगा दे और वो अपना बोर्ड लगा दे कि ठीक है, अगर पेमेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसका सेल होगा या ऑक्शन होगा असेट का, फिर रिकवरी हो जाएगी ड्यूज की, यही होगा ना। अगर देख पहले एनपीए क्लासिफाइड हो गया, वो एनपीए घोषित हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, 60 डेज का नोटिस जाएगा, अगर इसमें भी जो है पे नहीं किया, किसी जो जिसने लोन लिया उसने पे नहीं किया, तो उसके बाद क्या होगा, उसका जो एसेट है वो पजेस कर लिया जाएगा, अपने पास ले लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी सेल या ऑक्शनिंग होगी, उसी से पैसा रिकवर होगा ना फिर। अब सेल हो गया तो फिर क्या हो गया, रिकवर हो गया ना लोन का पैसा, रिकवरी हो गई। तो इसीलिए कम हो, एनपीए के कुछ कुछ प्रोविजंस लाए गए कि लॉसेस कम हो बैंक को, क्योंकि बैंक अगर डिफॉल्ट करने लग गए तो ये बैंकिंग हैबिट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, लोगों में ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो जाएगी, तो इसके लिए ये चीज लाई गई। ठीक है, पहले क्या होगा, सिक्योरिटाइजेशन होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो है जो एसेट है, जो लोन का जो कोलेटरल था उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एज एसेट ले लिया जाएगा, पहले तो लोन ही एसेट था ना, बट जो कोलेटरल रखा उसको एज एन एसेट ले लिया जाएगा। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन सी होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसी होती है जो बैड लोन्स, जो एनपीओ होते हैं लोन्स, उनको ये लेती है और फिर उन्हीं से रिकवरी कराती है। ये बैंक्स उनको क्यों दे देती है, कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी आ जाए, इतना सिर दर्दी ना हो हमारी, कि आप देखिए थोड़ा पैसा कम दे दीजिए पर पैसा आ जाए। अब जरूरी नहीं वो जो प्रॉपर्टी वो बिकी जाए, इतना टाइम कौन लगाए, तो इस चक्कर में जो बैंक है वो एआरसी को ट्रांसफर कर देती है और वो एआरसी इनके बदले पैसा दे देती है उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये होता है एआरसी का काम।
और फिर क्या होता है, फिर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, बिना कोर्ट इंटरवेंशन के सारा काम बैंक कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लोन की रिकवरी हो जाती है, पैसा मिल गया। ठीक है, ये हो गया पूरा सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में अगर हम बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको एम्पावर करना है टू रिकवर एनपीए बाय ऑक्शनिंग सिक्योर लोन्स, केवल सिक्योर लोन बताओ। इसमें अगर हम बात करें कि किस किस पे अप्लाइड है और किस किस पे नहीं है, ये अप्लाइड किस पे, सिक्योर लोन्स को। अगर सिक्योर लोन्स 1 लाख से कम है तो उस पर अप्लाई नहीं, 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तब सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल है। रिमेनिंग डेट जो है वो 20% से ज्यादा होना चाहिए, तो उस पर एप्लीकेबल है। अगर 20% से कम है प्रिंसिपल तो कोई बात नहीं, अगर 20% ज्यादा है तो उस पर एप्लीकेबल सफिशिएंट। ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन्स पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कोई कोलेटरल नहीं है। कोलेटरल होगा तभी तो वो माना जाएगा, सरफेसी एक्ट आगे काम करेगा। कोलेटरल है ही नहीं अनसिक्योर्ड लोन, अभी भी हम पढ़ के आए हैं, तो ये इसीलिए अप्लाइड नहीं है। अगर हम बात करें लीगल एक्शन, ये जो है जिसके ऊपर हुआ है लीगल एक्शन, तो अगर वो कोर्ट जा सकता है, नहीं जा सकता, वो नॉर्मल कोर्ट नहीं जा सकता। वो कहाँ पे जा सकता है, वो केवल और केवल बोरोवर्स कैन अप्रोच डीआरटी मींस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे जा सकता है विद इन 45 days अगेंस्ट बैंक एक्शन, बैंक के एक्शन के अगेंस्ट वो डीआरटी जा सकता है, वो सिंपल कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, और या फिर वो अगर इनसे भी, इनके ऑर्डर से भी अगर वो सहमत नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आईबीसी कोड, फिर आता है आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ये क्यों आया, उसमें जो है बहुत ज्यादा एनपी हो जाते थे, बहुत ज्यादा टाइम डिले होता था, टाइम डिले होता था, इनएफिशिएंसी रहती थी, इसलिए ये सर्फे आईबीसी कोड लाया गया। ठीक है, आईबीसी कोड लाने का यही पर्पस था मेन, कि हम जल्दी से जल्दी रिकवरी करें टाइम बाउंड मैनर में। उसमें टाइम कोई स्पेसिफाइड नहीं था, उसमें टाइम स्पेसिफाइड, एनपीएस ज्यादा हो रहे थे, एनपी ज्यादा हो रहे थे तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, जिससे रिकवरी बहुत फास्ट नहीं हो पाती थी, बहुत स्लो हो रही थी, इसलिए आईबीसी कोड लाया गया। आईबीसी कोड में अगर हम बात करें कि यूनिफाइड फ्रेमवर्क है ऑफ टाइम बाउंड रेजोल्यूशन फॉर इंसॉल्वेंसी फॉर कॉर्पोरेट्स पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल्स। इसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हमें कॉर्पोरेट्स, कोई कंपनीज है उसकी एसेट्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, उसको रिवाइव करना है बेसिकली। अगर वो पे नहीं कर पा रहे तो उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, अगर रिवाइव नहीं हो पाए तो उनको बैंकरप्सी जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, इम्प्रूव क्रेडिट एबिलिटी। अगर हम बात करें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन कौन सी होती है, अगर किसी को जिसका एनपी हुआ है वो कहाँ कहाँ पर और किस किस उसमें एजुकेटिंग अथॉरिटी में फाइल कर सकते हैं, वो कौन कौन सी होती है, एनसीएलटी मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर कोऑपरेटिंग पर्संस, एंड डीआरटी मींस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। अभी मैंने बताया था पहले सरफेसी एक्ट में कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको बैंक्स के एक्शन से थोड़ी वो सहमत नहीं है, तो वो कहाँ पे जा सकते हैं, डीआरटी में जा सकते हैं विद इन 45 days। तो यही है डीआरटी, कि जो भी जिसका भी लोन है तो वो डीआरटी जा सकता है फॉर द इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। और एनसीएलटी का कौन जा सकता है, जिसका कॉर्पोरेट पर्सन का किसी का लोन, उसने लोन दे रखा है तो वो एनसीएलटी का कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब हम बात करें कि इसमें कौन कौन से फैसिलिटेटर्स होते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो मैनेज करते हैं एसेट्स को, वो मैक्सिमाइज करते हैं उसकी वैल्यू को। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं जो डेवलप और रेगुलेट करती हैं आईपी को, मींस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को जो है वो क्या करती हैं, वो रेगुलेट करती है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी है, जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, इसको क्या रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें क्या एक प्रोसेस होता है, इसमें होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या, अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज्यादा का है फॉर कॉर्पोरेट्स, तो ये स्टार्ट किया जाएगा प्रोसेस। फिर एप्लीकेशन जाएगी एनसीएलटी पे, क्योंकि एनसीएलटी ही देख रहा है कॉर्पोरेट पर्सन को, तो इनके पास क्या है, एप्लीकेशन जाएगी। क्यों, किस किस की एप्लीकेशन जा सकती है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कर सकते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कर सकते हैं, या कॉर्पोरेट डेटर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एडमिशन हो जाएगा, एनसीएलटी एडमिट कर देगी विद इन 14 days में, और इसको क्या डिक्लेयर कर देगी कि आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट कर देगी किसका, आईआरपी का, मींस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का, कि वो मैनेजमेंट को देख ले। अगर फिर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फॉर्मेशन होगा सीओसी का, इस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का। इसमें क्या है, ये अपॉइंट करेंगे आरपी को, रेजोल्यूशन प्लान दिया जाएगा,
रेजोल्यूशन ट्रेंड में सीओ वो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को क्या है अप्रूव करने का दिया जाएगा। फिर अप्रूव अगर हो जाता है तो एडजुडिकेट अथॉरिटी जो है वो अप्रूव कर देती है, तो रेजोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया, मीन्स कंपनी जो रिवाइव कर गई। अगर नहीं हुआ तो लिक्विडेशन में बस का, मीन्स एसेट्स जो है वो सेल किए जाएंगे टू पे ड्यूज। ये प्रोसेस मीन्स रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जाएगी, अगर रिवाइव नहीं होता तो फिर इंसॉल्वेंसी के बाद बैंक से जो है उस कंपनी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बैंकरप्ट जो है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, इंसॉल्वेंसी एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर लीगली बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स इसको डिक्लेयर कर दिया गया तभी तो वो बैंकरप्ट माना जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें टाइम लिमिट कितनी होती है? 180 डेज की टाइम लिमिट होती है इसमें। एक सेकेंड, 180 डेज की टाइम लिमिट होती है इसमें, एक्सटेंशन होता है 90 डेज का। और अगर कोर्ट के डिलेस के चक्कर में होता है तो एक्सटेंड किया जा सकता है केवल 330 डेज से। और ये अमेंडमेंट कब हुआ? 2019 में। पहले तो 270 डेज तक था, बट कोर्ट के डिलेस के कारण कोर्ट के डिलेस हो जाते थे उस टाइम, जो है टाइम पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले हो जाता था, तो 330 डेज कर दिया गया। अगर ऑप्शन में आता तो 330 डेज तक लगा, टाइम लिमिट 330 डेज तक, बट 270 डेज थे। 270 डेज तक तो करना ही करना है, बट इंक्लूडिंग द कोर्ट डिलेस वगैरह तो 330 डेज तक पहुंच चुके। तो इसमें टाइम बाउंड मैनर में रेजोल्यूशन था, बट सफिशिएंट में नहीं था सर। ये हो गया बैंक करप्शन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा? बहुत कम टाइम में अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि बिना टाइम वेस्ट किए बिना डिले किए अच्छे से समझ आ जाए। और थोड़े बहुत टॉपिक बचे थे टाइप्स ऑफ बैंक्स वाले, तो वो हम डिस्कस कर लेते। अब हम पढ़ते हैं नबार्ड के बारे में। थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे थे, मैंने पहले बोला था, तो पहले मैंने लोन के बारे में पढ़ा दिया, मैं इसके बारे में पढ़ा दिया। नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1982 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द नबार्ड एक्ट 1981। इसका ओरिजिन किसने किसने रिकमेंड किया था? शिवराम कमेटी ने रिकमेंड किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये एग्रीकल्चर में रूरल डेवलपमेंट करें बेसिकली। आरआरबी के बारे में हमने पढ़ा था। तो लोन कौन प्रोवाइड करता है आरआरबी को? वो करता है नबार्ड, नबार्ड करता है, ठीक है। तो नबार्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रमोट करें, रेगुलेट करें किसको? क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड अलाइड सेक्टर। मींस बेसिकली हमें रूरल डेवलपमेंट करना है। रूरल इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा जो है पिछड़ी हुई है, तो उनको हमें डेवलपमेंट करना है, उनको हमें अच्छे से आगे लेके आना है, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर। इसका फंक्शंस क्या है? ये रिफाइनेंस करते हैं कॉर्पोरेट बैंक्स को, आरआरबीज को एंड कमर्शियल बैंक्स को फॉर द एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए ही रिफाइनेंस करती है कमर्शियल बैंक, तभी फाइनेंस करेंगे अगर वो रूरल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो ये क्या क्या ये मैनेज करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। ये सुपरवाइज करते हैं ओवर कॉर्पोरेट बैंक्स एंड आरआरबीज। ये प्रमोट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एफपीओ को, माइक्रो फाइनेंस पॉलिसीज, रिसर्च एंड रूरल इनोवेशंस भी करते हैं। ये होगा की फंक्शंस होगा इनके, ठीक है। क्या होता है? ये रिफाइनेंस करते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बैंक्स हो, चाहे वो आरआरबीज हो। ये किसका मैनेजमेंट करते हैं? ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का मैनेजमेंट करते हैं। मेन उनको रूरल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। प्रमोट किसको करते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करते हैं, एफपीओ को प्रमोट करते हैं, माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। नबार्ड क्या है? एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर द रूरल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इन इंडिया। अब हम बात करते हैं एग्जिम बैंक की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ये फैसिलिटेट करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो स्टैब्लिश कब हुआ? 1982 में स्टैब्लिश हुआ अंडर द एक्सिम बैंक एक्ट 1982, 1981 सॉरी, 1981 एक्सिम बैंक एक्ट के अंडर स्टैब्लिश होता है इन 1982। ये ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इसको इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना और प्रोवाइड करना है फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग को। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको क्या है? फैसिलिटेट करता है, प्रमोट करता है। इसका क्या? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो। इसके फंक्शंस क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट देते हैं, बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस देते हैं इंडियन कंपनीज को जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं अब्रॉड में जाके। वर्क्स विद द इंटरनेशनल एजेंसीज, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ये ऑफर करती है लाइन ऑफ क्रेडिट टू फॉरेन गवर्नमेंट। ये प्रमोट क्या करते हैं? ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसका काम क्या? एग्जिम बैंक का, एग्जिम बैंक जो है वो सपोर्ट करती है कि इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड है वो एक्सपेंड करे और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े।
तो ये एक्सपोर्ट्स को जो फैसिलिटेट करती है, उनको जो है क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है, फाइनेंस भी करती है, चाहे वो बायर क्रेडिट हो या सप्लायर क्रेडिट हो। ठीक है, इसका मेन यही ऑब्जेक्टिव है एक्सिम बैंक का। अब हम बात करते हैं सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब स्टेब्लिश हुआ? 1990 में स्टेब्लिश हुआ अंडर द सिडबी एक्ट 1989। एज इट इज स्टेटमेंट आ जाता है और फिर क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, प्लीज इसको ध्यान में रखना है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, लिखा होगा याद नहीं ना, नोट्स में अपने लिखेंगे, बट हमें लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि डेवलप करना है, फाइनेंस करना है, प्रमोट करना है एमएसएमईज को, एमएसएमई के सेक्टर को हमें प्रमोट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है फ्रॉम एट द टाइम ऑफ द कोविड-19। सबसे ज्यादा जो एमएसएमई है जो है कंट्रीब्यूट किया था। इसके फंक्शंस क्या है? ये फाइनेंस करती है, रीफाइनेंस टू बैंक्स एंड एनबीएफसी फॉर एमएसएमईज लोन। मतलब इनका काम जो स्पेसिफाइड है, जो स्पेशलाइज्ड बैंक बोल सकते हैं इनको। एक तरीके की स्पेशलाइज्ड बैंक होती है जो एक ही उसमें काम करते हैं, कि इनको क्या है, इनको एमएसएमईज को प्रमोट करना है, एक्सिम बैंक को क्या एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, नाबार्ड को जो रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो इनके स्पेसिफाइड काम है। ये फाइनेंस उन्हीं को करेंगे जो एमएसएमईज के लोन को देते हैं। ये डायरेक्ट लोन देती है एमएसएमईज को फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्टार्टअप फाइनेंसिंग देती है, इनोवेशन सपोर्ट देती है, और क्या करती है एमएसएमईज के क्लस्टर डेवलपमेंट करती है, और क्रेडिट गारंटी स्कीम सपोर्ट भी देती है। सिडबी क्या एमएसएमईज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सिडबी के बारे में पढ़िए, एक्सिम बैंक के बारे में पढ़िए आज में, और नबार्ड के बारे में पढ़िए। अभी टाइप्स ऑफ बैंक्स का खत्म होता, थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं बैंकिंग उसमें सेक्टर में, तो वो पार्ट 4 में जाएंगे, फिर उसके बाद सब खत्म। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रिवाइज करा दूं, एक बार समरी दे दूं इसकी, कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आज सिक्योर लोन्स एंड अनसिक्योर लोन्स। यस, इसके बाद क्या पढ़ा? एनपीए पढ़ा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। सिक्योर लोन में क्या कोलेटरल की जरूरत थी, इसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं थी। फिक्स्ड में ड्यूरिंग पूरे थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लोन टेन्योर वो फिक्स्ड रहता है इंटरेस्ट, और फ्लोटिंग में वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होता है। एनपीए पढ़ लिया। एनपीए किसको बोलते हैं? 90 डेज के बाद अगर इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है जिसने लोन लिया है, तो वो एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर उसके लिए रिकवर करने के लिए सरफेसी एक्ट पढ़ा हमने, और आईबीसी कोड पढ़ा 2016 का। फिर उसके बाद हमने थोड़े बहुत रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़े, लाइक नाबार्ड, एक्सिम बैंक एंड सिडिक। ठीक है, अब हम इसके बाद पार्ट 4 पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद नया जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे बैंकिंग कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद। ठीक, तब तक के लिए आप रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। टिल देन बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।